नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो ये जो हमारी आज से जो पाठ प्रारंभ हो रही है, ये 8वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रदत्त पाठ्यक्रम है उसके अनुसार चल रही है, जिसमें हमारा प्रथम जो अध्याय है वो है प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहाँ। हालांकि हम एक और बार पढ़े थे क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि छठी कक्षा की प्रथम अध्याय जो था इतिहास का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में छठी कक्षा की जो पुस्तक है उसमें इतिहास का जो प्रथम अध्याय है वो यही है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। हालांकि उसमें विस्तृत विचार किए थे कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका रहन सहन क्या था, कैसे उनका व्यवहार था, उस समय के लोग कैसे होते थे। उनकी आयु की उतना गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जो है वहाँ पे जितने भी हमारे मन में प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होते हैं, वो उस चैप्टर में उसका समाधान दिया गया है। यानी कि प्राचीन काल की बात वहाँ पे की गई है। लेकिन यहाँ पे जो कैसे, कब और कहाँ की जो बात की रही है, प्रारंभिक कथन, ये बताया जा रहा है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राचीन काल से लेकर 700 ईस्वी तक जो घटना घटित हुई है, उसका जो है वर्णन छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक में दी गई है। लेकिन वहीं यदि आप 700 के बाद 1700 ईस्वी तक की जो कालक्रम है, जो कालखंड है, उसके बीच में जो घटना घटित हुई है, वो 7वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक में दी हुई है। वहीं 1700 के बाद जब ब्रिटिश शासन भारत में अपना अधिकार धीरे धीरे स्थापित करने लगा, तो ब्रिटिश शासन का जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है, यदि उसको आपको पढ़ना है तो 8वीं कक्षा की जो इतिहास की पुस्तक है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पुस्तक में आपको 1700 ईस्वी से लेकर यानी कि आज़ादी के बाद तक का जो इतिहास है उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हालांकि यहाँ जो प्रसंग है आपका प्रारंभिक कथन, इसका कहने का ये तात्पर्य है कि ब्रिटिश कब आए, कैसे आए, कहाँ आए, उसका क्या प्रयोजन था भारत आने का, और वो क्या किए भारत में आके। इन सब प्रश्नों पे जो विचार किया गया है वो इस अध्याय में दिया हुआ है। ठीक है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा-गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के लिए आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलें जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखो, इतिहास की यदि बात की जाती है कहीं पे भी, यदि इतिहास विषय पर, अतीत विषय पर चर्चा की जाती है, तो हमारे मन में एक ही प्रश्न आता है, तारीख, तारीख, तारीख। हालांकि एक मूवी है उसमें आप देखते होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इतिहास शब्द सुनते ही हम लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि इतिहास मतलब तारीख याद करना, समय याद करना, डेट याद करना कि किस दिन क्या घटित हुआ। तो ये डेट डेट ही मेन हम लोग रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास ये नहीं है जो हम अवधारणा बनाए हुए हैं, ये इतिहास नहीं है। इतिहास तो भिन्न है। ठीक है, वही बता रहे हैं, ये धारणा सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजामर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होती है। किसी किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा।
रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। ठीक है, दूर दूर की यात्रा जो है किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। हालांकि जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ प्रतिदिन होता है उसके बारे में यदि हम थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो उससे हमें यह एक ऐतिहासिक प्रश्न मन में, ज़हन में उत्पन्न होता है। जैसे हम प्रतिदिन चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो कभी-कभी मन में ये विचार आता है कि ये चाय पीने की जो प्रथा है या फिर ये कॉफ़ी पीने की जो प्रथा है, ये कब से प्रारंभ हुई होगी? ठीक है? ये कब से प्रारंभ हुई होगी? क्या प्राचीन काल में लोग चाय पीते थे या नहीं पीते थे? ऐसा प्रश्न यदि मन में आता है, तो हम ऐतिहासिक के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से हम जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ते हैं तो आज के टाइम में वैसे न्यूज़ के लिए आपको 1 सेकंड में घटना घटित तो होती है और हम लोग इंटरनेट के माध्यम से वह घटना जो है लाइव देख देख लेते हैं। 1 सेकंड भी नहीं लगता है, बहुत कम समय में आज के ज़माने में। और भविष्य में भी, भविष्य में जहाँ तक इस तरह की यदि प्रसंग बनी रही, तो बहुत ये इतना टेक्नोलॉज़ी आ गया है, इतना कंट्री सब डेवलप हो गया है कि आपको टेक्नोलॉज़ी के माध्यम से ही जीना पड़ेगा। क्या प्राचीन काल में ऐसी टेक्नोलॉज़ी थी? प्रश्न ये उठता है, ये ऐतिहासिक प्रश्न है। आज हम अखबार के माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, फ़ोन के माध्यम से देखते हैं, लेकिन आज से आप सोचिए कि 100 साल पहले लोगों के पास न्यूज़ कैसे जाता होगा? यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मुंबई में रहता है, कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दोनों सगे भाई हैं, तो मुंबई वाले का न्यूज़ जो है, दिल्ली वाले भाई के पास कैसे जाता होगा? ऐसे प्रश्नों पर जब आप विचार करेंगे कि उस समय में ना तो अखबार था, ना फ़ोन था, ना टेलीविज़न था, तो लोग कैसे एक-दूसरे के प्रति दूर, बहुत दूर संदेश कैसे प्रेषित करते थे? तो इन सब बारों में जो है, इन सब के बारे में यदि आप विचार करेंगे, तो वही ऐतिहासिक प्रश्न कहे जाते हैं। ठीक है? तो इसमें वही कुछ दिया हुआ है। ये एक जो है चित्र है, क्योंकि ये आप 8वीं कक्षा में प्रारंभ कर चुके हैं, तो इसमें जो है आपको ब्रिटिश शासन के बारे में ही पढ़ने को लगभग मिलेगा। ब्रिटिश शासन कैसे आया, कब आया, किसके साथ युद्ध किया, कितने युद्ध में वो विजय प्राप्त किए, इन सब के बारे में ही आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। देखिए ये जो एक चित्र है ना, ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। देखिए ये जो ब्राह्मण है, वो ब्रिटेनिया एक रानी थी, उसको जो है शास्त्र कुछ ब्राह्मण भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। जेम्स रेनल के द्वारा 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। 1782 में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जेम्स रेनल को भारत यानी कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो डिजाइन करने के लिए बोला था। हालांकि उससे पहले डिजाइन हुआ था भारत का नक्शा, जो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा। अल इदरीशी, गिबलाम दलिस्ले, बहुत सारे ऐसे आए थे भूगोलवेत्ता। हाँ, तो ये सब जो है मानचित्रकार, जो ये था गिबलाम दलिस्ले, 1720 में जो भारत का मानचित्रण किया था वो कौन था? गिबलाम दलिस्ले। अल इदरीशी को देख लीजिए आप। तो इसी प्रकार से जो अरब अरब था, वो भूगोलवेत्ता था अल इदरीशी। ठीक है, तो ये सब जो है मानचित्र बनाया, लेकिन 1782 में जो है जेम्स रेनल के द्वारा ये चित्र तैयार किया गया है। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों के विजय के समर्थक रेनल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपको बताया जा रहा है इस पुस्तक में, ये मेरे ख्याल से सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो चित्रित किया गया है यहाँ पे रेनल के द्वारा, उसके अनुसार इसमें लिखा गया है। लेकिन कभी भी ब्राह्मण जो है वो अपने शास्त्र को ब्रिटेनिया को इसलिए भेंट नहीं किया था कि आप हमारे शास्त्रों का, आप हमारे संस्कृति का, आप हमारे सभ्यता का रक्षा करें। ठीक है, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं दर्ज है।
लेकिन इसका जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इसमें यही ये बताया है कि ब्राह्मण स्वेच्छापूर्वक वहां पे दिया था। नहीं, स्वेच्छापूर्वक कभी भी नहीं, वो नहीं दिया। उसको बल के तौर पे उससे वो पुस्तक ली गई, उस पे प्रेशर दिया गया कि तुमको देना होगा, नहीं तो तुम्हें मैं फांसी दे दूंगा। ऐसे करके उसको कहा गया, तब वो लोग ग्रंथ दिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा इतिहास है जो हमसे छुपाया जाता है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अतीत है वह क्या था। आगे देखते हैं। ये ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत हो जाता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबें में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नई विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस विषय पर जो है प्रसंग जो है बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। ठीक है ना। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। ये नहीं है कि वो तारीख है तो वही होगी। हम यदि विशिष्ट चर्चा करने लगते हैं तो वह भी जो है बदल जाती है। ठीक है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बैटिंग, डलहौजी, ठीक है, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें जो आप पढ़ेंगे अभी, इसमें जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास के इन किताबों में सारी तारीखें का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियां के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का कर्म ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों की जो जनरल है, उसके इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियां पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं
तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। जब हम इतिहास लिखते हैं, ठीक है ना? जब इतिहास लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि अध्यायों में बांट देते हैं, जिससे क्या रहे, सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है उसको 3 कालखंडों में बांट दिया है। यानी कि पहले जो है कौन सा आता है, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ब्रिटिश काल, ऐसे करके उसको जो है ये बांटा है जेम्स मिल ने, ठीक है, नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ये जो बांटने की परंपरा है, ये जो प्रथा है कि हम इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाग करके दिखाएं, समझाएं और बताएं लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना? और लोगों ने इस पे विश्वास किया और इसका जो ये पुस्तक है बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ। लोगों में ज़्यादा प्रचलित हुआ ये। लोगों ने इसको बहुत जो है सहयोग दिया इस पुस्तक के लिखने के लिए उसको। इतिहास को हम अलग-अलग कालखंडों में बाँटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बाँटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल मिल जो जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ठीक है ना? एशियाई समाज जो है, यानी कि जो हमारा एशिया महादेश है, वो यूरोप महाद्वीप से सभ्यता के मामले में पीछे है, उसको लगता था। लेकिन उसे क्या पता कि सभ्यता जो होती है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमारे भारत देश से ही प्रारंभ हुई। उसको ये बात का पता नहीं था। अंग्रेज जितने भी आए, अंग्रेज बस यही बोला कि भारत को सभ्यता का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि सभ्यता की जो उत्पत्ति होती है, सभ्यता जहाँ से उत्पन्न हुई, संस्कृति जहाँ से उत्पन्न हुई, वो हमारा भारत देश है। वो हमारा भारत देश है। हालांकि हम डेवलप नहीं हुए, हम टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप नहीं हुए, लेकिन सभ्यता का जो ज्ञान है, व्यवहार का जो ज्ञान है, संस्कृति का जो हमारा ज्ञान है, वो सबसे पहले भारत में ही उत्पन्न हुआ, ठीक है ना? तो यही वो बता रहा था कि यहाँ पे यूरोप पीछे है, यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोला बला था। हालांकि ये था कुछ हद तक जो है धार्मिक रूप से राजा जो है वो राज करते थे, गद्दी संभालते थे, लेकिन पूर्ण रूप से उतना भी नहीं था। लोगों में स्वतंत्रता थी, ऐसा भी नहीं था कि मतलब मुस्लिम काल था तो मुस्लिम कालखंड में थोड़ा भारतवासियों जो है, जो जितने भी भारतवासी है, उनको तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम कालखंडों के समय में हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। औरंगजेब आए, एक सिख तानाशाह, हुमायूं आए, बाबर आया, एक सिख तानाशाह आया, ठीक है ना? जब मुगल शासन काल था तो मुगल शासन काल में हम लोगों के ऊपर जो है अत्याचार हुआ था, लेकिन ये भी नहीं था कि जितना ब्रिटिश ने किया था। मिल के राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और जेम्स मिल का जो समझ है वो कहता है कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता का राह पे ले जा सकता है, भारत को सभ्यता का ज्ञान सिखाएगा। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए।
मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखो ये कितना मतलब ये जेम्स मिल जो है, हालांकि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जेम्स मिल जो आदमी है इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। हालांकि ये अंग्रेज है और जितने भी अंग्रेज होते हैं, हालांकि मैं ये रूढ़िवादी धारणा नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन प्रायशः हम देखते हैं कि जितने भी आए देश में, हमारे देश पे जितने भी आए, जो भी अत्याचार किए, उन सभी का मंतव्य एक जैसा ही था। जेम्स मिल को देख लीजिए, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इन भारतवासियों का सभ्यता का ज्ञान नहीं था, और सभ्यता का ज्ञान देने के लिए, संस्कृति का ज्ञान देने के लिए, कला का ज्ञान देने के लिए ये भारत में आए, ये हिंदुस्तानियों को सिखाएगा। और इसका कहने का ये भी तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन को पूरे भारत के पूरे भूभाग पे कब्जा कर लेना चाहिए। ये तो जाते जाते हमारे भारत को टुकड़ों में बांट के गया, यहाँ से टुकड़ों में बांट के गया। हमारा जो भारत देश है, जो अखंड भारत था, उसको इन्होंने टुकड़ों में बांट के गया। कम से कम मुगल तो टुकड़ों में नहीं बांटा था। ये यहाँ तक किया है हमारे साथ अत्याचार। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कदापि नहीं स्वीकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की धारणा इतिहास में कहीं पे भी लिखी जाती है तो हम लोग, हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी कभी भी ऐसी धारणा को, ऐसी अवधारणा को, ऐसी लिखित सामग्री को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहता है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को औपनिवेशिक मतलब बंधक बना के रखा गया था। प्रगति का नामो निशान नहीं था, केवल और केवल बंधक बनाया गया था। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। हम अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। यानी कि औपनिवेशिक का यही अर्थ है कि किसी भी देश को आप बंधक बना लेते हैं। कहने का यही तात्पर्य है। हर एक क्षेत्र से, शिक्षा हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, हर एक प्रकार से, मानसिक, शारीरिक, हर एक प्रकार से किसी भी देश को आप जो है बंधक बना लिए, तो यही औपनिवेशिक कहता है। इसी को हम औपनिवेशिक कहते हैं। हमारा वो विकास नहीं करने के लिए आया था अंग्रेज, बल्कि हमें औपनिवेशिक बना के गया था। हम लोगों को गुलाम बना के गया था। ठीक है ना? और वो जो है अपने इतिहास की पुस्तक में क्या लिखा है कि हम इसको सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। सभ्यता का ज्ञान जिसको ना हो वो क्या हमें सभ्यता बताएगा? सभ्यता क्या अंग्रेजों की सभ्यता है? क्या उसकी सभ्यता है? अरे हमारी जो संस्कृति है, हमारा भारत का जो संस्कृति है, वो संस्कृति पूरी दुनिया में विख्यात है और वह हमें सभ्यता सिखाएगा।
वो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाएगा, वो हमें बताएगा कि कला कितना होता है। अरे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पास 64 कला होते हैं। 64 कला तो एक शास्त्र में है, उससे भी अन्य अन्य शास्त्रों में कहा गया है बहुत सारे कला होते हैं। तो वो हमें सिखाएगा। नैतिक क्या होती है वो हमें पढ़ाएगा। हाँ, ये जरूर था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम में हम लोग थोड़े पीछे थे, लेकिन ये नहीं है कि सभ्यता के मामले में हम पीछे थे, व्यक्तित्व के व्यवहार के माध्यम में पीछे थे। तो ये जहां तक उन्होंने अपने इतिहास में बताया है, ये पूर्ण रूप से गलत है मेरे मानने में, आप लोग जो मानते हो। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब के हमारे अतीत यानी कि अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि पहले के टाइम में हम लोगों ने देखा कि पांडुलिपियां या फिर अभिलेख या फिर उस समय का जो व्यवहार है वो हमें उन लोगों से मिलता है। जनजातियां का जो हिस्ट्री है वो उसके व्यवहार से मिलता है। आज भी यदि हम उनका हिस्ट्री देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो जैसे प्राचीन में थे वैसे आज भी बहुत सारे रहते हैं। उसमें बदलाव बदलाव जो है, विकास बहुत कम होता है उन लोगों के पास। लेकिन वर्तमान में जो है विकास हो रहा है और भविष्य में ये विकास प्रगति पर होगा। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक है, देखिए ये जो है एक बनाया गया है अभिलेखागार, जो कि 1920 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, उन्हें खुशनवीसी के माहिरी लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। किसी देश पर यदि शासन चलाना है तो सबसे पहले उस देश का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी की आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है, देखिए बंगाल का जो है एक सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें एक चित्र बनाया गया है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई गई है। 1832 की ये तस्वीर है। ठीक है,
ये देख सकते हैं, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सर्वेक्षण लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो ब्रिटिश अधिकारी है वो सर्वेक्षण के लिए गांव में आए हैं। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोही। देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने जो विद्रोह किया था वो बढ़िया था, करना चाहिए था। यदि हम चाहते तो उसी समय में भारत को आजाद करवा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वही था कि साथ नहीं मिला तो नहीं हो पाया। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह है वो इसी पुस्तक में दिया गया है, जो कि आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे आगे। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखने चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश है, देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों को डायरियां, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे, क्योंकि ये स्रोत हमें बस पढ़े लिखे आदमियों के मिलते हैं, ठीक है ना। इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होते थे या फिर जो कामकार होते थे या जो किसान होते थे या फिर खादान में जो काम करने वाले लोग होते थे, उसका जीवन कैसा होता था। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो अध्याय है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अवश्य आपके प्रश्न के ऊपर विचार किया जाएगा। और यहाँ तक यदि कोई शंका है तो अवश्य ही प्रश्न कर सकते हैं। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद।